हेलो जी, तो स्टार्ट करते हैं द लास्ट इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 16 यानी 16। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं इन को और फूचेंग को, ये दोनों आर्मरी हॉल में यानी कि शस्त्रगाह में कुछ कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गुजिंग आता है और गुजिंग आते ही कहता है कि इन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है कि क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। फूचेंग कहते हैं ये कौन है, तो वो बताती है कि दरअसल ये गुजिंग है जो कि हमारे दाजी माउंटेन से हैं और ये मेरे सीनियर हैं। जिसकी वजह से वो जाकर उससे बहुत खुशी खुशी मिलती है। तो गुजिंग कहता है कि अच्छा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती है बताओ। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है वुटोंग ट्री शायद इसी आर्मरी हॉल में मौजूद है। ये सारी बातें जब फूचेंग सुनते हैं ना तो वो थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाते हैं, मतलब वो थोड़ा कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन कहती है कि फूचेंग तलवार आप तो यहाँ पे पुराने हैं ना, तो क्या आपको पता है कि शस्त्रगाह में कहीं वुटोंग पेड़ है। तो फूचेंग कहता है कि वुटोंग नहीं देखो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे जो गुजिंग होता है वो बताता है कि लेकिन यहाँ के शास्त्रों की किताबों में यानी ऐतिहासिक किताबों में लिखा हुआ है कि वुटोंग ट्री जो है वो शस्त्रगाह के आसपास ही है। तो यहाँ पे इन उनसे पूछते हैं कि आप तो यहाँ पे पुराने हैं तो आपको तो पता होना चाहिए। फूचोंग कहते हैं कि अरे मुझे इसके बारे में नहीं पता, खैर ये सब बात छोड़ो, ये तो बताओ आप काम क्या करने आए हो। तो गुजिंग बताता है कि दरअसल बात यह है ना कि हमारे यहाँ पे जो सम्मेलन होने वाला है, आत्मा सम्मेलन, उसमें मुझे कुछ नए कपड़ों की आवश्यकता थी। तो मैं यहाँ पे आया था ताकि मेरा माप ले लिया जा सके, क्योंकि मेरे पास कोई माप वाप नहीं है। तो फूचेंग कहते हैं कि जल्दी से इनका माप वाप लो और काम करते हैं आगे। जिसकी वजह से इन दौड़ती हुई अपना जो पट्टी वट्टी होती है वो लेकर आती है और जल्दी जल्दी से गुजिंग का माप लेने लगती है। जब वो उसका माप ले रही होती है तो वो उसके बहुत ज़्यादा करीब होने लगती है। तो जैसे ही वो उनके करीब होने लगती है तो हम देखते हैं खजाना लौकी, ताइजू, क्रॉसबो, ये सब लोग ना छुप कर देख रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं कि देखो देखो इन क्या कर रही है। हम देखते हैं कि गुजिंग जो होता है ना वो उससे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लग रहा होता है, क्योंकि इन उसे बार बार टच कर रही होती है माप लेने के समय। तो वो कहता है कि इन अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं बाद में आता हूँ, और बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये तीनों लोग यानी कि खजाना लौकी, क्रॉसबो, ताइजू, ये लोग आते हैं और कहते हैं कि अच्छा बताओ बात क्या है कि तुम मुझसे इतना चिपक रही थी, उसके इतना करीब लग रही थी। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि राजकुमारी हुआ सु जो होती हैं वो अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उससे भाई उनका मिलने के लिए आता है हुआनियो और कहता है कि अच्छा एक बात बताओ बहना, कि जो लैंगफैंग थे उन्होंने वादा किया था कि शस्त्रगाह में मुझे नौकरी देंगे, मुझे वहाँ का प्रबंधक बना देंगे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे राजकुमारी हुआ सु कहती है और तुमने क्या किया, तुमने जितने भी सारे सर्टिफिकेट अपने जमा किए थे वो सारे नकली थे, मतलब तुमने एक भी क्लास पास नहीं किया है और तुमने बस सारे सर्टिफिकेट नकली बनवा लिए। एक बार मुझसे पूछा भी नहीं नकली सर्टिफिकेट जमा कराने से पहले। तो उसका भाई जो होता है हुआन वो कहता है कि बहन देखो वो पढ़ाई लिखाई करना ना बहुत ही ज़्यादा संकट भरा था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने मामूली छोटा सा रास्ता अपनाया और मैंने सारे सर्टिफिकेट नकली बनवा दिए। और लैंगफैंग तो मेरे होने वाले जीजा हैं, मतलब हमारे परिवार के हैं, तो वो मेरी जांच कैसे कर सकते हैं, उन्हें तो बस ऐसे ही मुझे नौकरी दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हुआशु कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हुआन कहता है कि देखो बहन मैं तुम्हारा भाई हूँ ना, तो देखो हमारे राज्य के लिए, हमारे मोर वंश के लिए तुम्हें एक काम करना है। तुम ना बस राजा लैंगफैंग से बात करो कि वो शस्त्रगाह में एक शस्त्र है जिसका नाम जुआनियो है, और वो शस्त्र अगर मुझे मिल जाएगा ना तो तुम्हें पता है उस शस्त्र से बिजली के झटके जो होते हैं ना वो नहीं आते हैं, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है और मुझे वो शस्त्र चाहिए, प्लीज़ मुझे वो शस्त्र दिला दो। तो उसकी बहन कहती है कि देखो मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि राजा लैंगफैंग को जब से पता चला कि तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट नकली हैं, तो ये सब जानने के बाद अब तुम और राजा लैंगफैंग तो हमारी मदद करने से रहे। तो वो कहता है कि बहन बात करो ना, प्लीज़ बात करो ना, लैंगफैंग जो है हमारे होने वाले जीजा हैं, तो वो क्यों नहीं करेंगे। तो राजकुमारी हुआ कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक टोकन देती हूँ, एक काम करना, रात को जब सभी लोग सो जाएंगे तो तुम शस्त्रगाह में जाना, तुम्हें वो जो शस्त्र लेना उसे लेके चुपचाप चले आना, लेकिन हाँ याद रखना समय पड़ने पर जब तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम्हें क्या करना है याद है ना। तो उसका भाई हुआन कहता है कि हाँ बहन मुझे अच्छे से याद है, मैं सब कुछ कर लूंगा, प्लीज़ तुम चिंता मत करो, और वहाँ से वो टोकन जो होता है लेकर जाने लगता है। उसकी बहन कहती है कि भाई याद रखना कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि हाँ मैं याद रखूंगा, और वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है इनको, इन जो होती है वो वही शस्त्रों के साथ होती है, खजाना लौकी, ताइजू, क्रॉसबो, ये सभी लोग मिलकर उसे कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लगता है कि शायद जो तुम हो ना तुम गुजिंग से प्यार करती हो और वो शायद इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और वो सारी बातें बता देती है। कहती है दरअसल बात यह ना हम लोग मतलब पृथ्वी लोक पे गए थे, वहाँ पे उसने अपने प्यार का इजहार किया था, मतलब पहले तो उससे प्यार था लेकिन अब पता नहीं कि उसे सब कुछ तो याद है, लेकिन हाँ मेरी और उसकी प्यार भरी स्नेह भरी बातें नहीं याद है। तो यहाँ पे जो बूढ़े होते हैं ना फूचेंग तलवार, वो कहते हैं कि अच्छा मुझे तुम्हें पता है मैंने एक परी के बारे में सुना है कि वो परी जो है ना वो लोगों के यादें मतलब वो यादों का धागा खींच लेती है, बस उन यादों का धागा जिन यादों में उन लोगों का प्यार होता है। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे। अच्छा एक बात बताओ वो सब कुछ वापस कैसे लाया जा सकता है। तो फूचेंग कहते हैं कि इसके बारे में तो मुझे पता है नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि उसकी यादें वापस लाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो इन होती है वो कहती है ठीक है मैं अभी जाके गुजिंग से बात करूंगी उसकी यादों के बारे में। तो फूचेंग तलवार कहता है कि नहीं रुको, अगर तुमने उससे ये बात कर दी ना तो क्या होगा, उसकी यादों का जो धागा है ना वो हमेशा के लिए टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो कभी उसे वापस नहीं लाया जा सकता, इसीलिए कुछ तो करना होगा। तो यहाँ पे इन कहती है लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। फूचेंग कहता है कि देखो मैं इसके बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर
कर सकता। सीन कट होता है और हम देखते हैं इन जो होती है ना अपने दोनों दोस्तों के साथ यानी होंगी और यांगशुआन के साथ होती है। उन लोगों को यादों के धागों के बारे में बता रही होती है और कहती है कि कैसे कैसे करके मैं उसे वापस ला सकती हूँ और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। यहाँ पे होंगी और यांगशुआन कहते हैं लेकिन आखिर गुजिंग का तुम्हारा दुश्मन कौन है, कौन दुश्मन है जो कि उससे उसकी यादें खींच लेगा। तो इन जो होती है वो अपने मन में ही सोच रही होती है कि ये जरूर लेडी होंगचो का मतलब किया धरा होगा, क्योंकि लेडी होंगचो नहीं कि चाहती है कि वो रियल गॉड है तो उसके साथ में एक जन संलग्न जानवर मिलूं। और ये बातें थोड़ी सी मतलब लास्ट वाली बात थोड़ी सी तेज से कह देती है जन संलग्न जानवर। तो होंगी कहता है कि आखिर तुम कहने क्या चाहती हो, तो वो कहती है कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं कि आकाश से ना कुछ बिजली गिर रहा होता है और ये गिर रहा होता है शस्त्रगाह के ऊपर। अब ये तीनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि शस्त्रगाह में कुछ तो गड़बड़ है और दौड़ते हुए देखने चले जाते हैं। तीनों लोग अंदर एंट्री लेते हैं तो देख पाते हैं कि हुआन जो है ना वो वहाँ पे वो शस्त्र को चुराने के लिए आया होता है, यानी जुआनू शस्त्र को। यहाँ पे यांगशुआन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं यहाँ की प्रबंधक हूँ, इसके वजह से मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का आदेश देती हूँ, बाहर चले जाओ। तो जो वो होता है वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। हुआन्यू कहता है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे जुआनू जो सिल्ड है उसे लेने के लिए आया हूँ और मैं उसे बोरो करना चाहता हूँ। इन कहती है कि ये क्या तरीका है बोरो करने का, अगर तुम किसी से कोई चीज़ उधार ले रहे हो तो तुम्हें बोल कर लेना चाहिए ना, ये कोई बात हो ना रात में छिपके छिपाते आकर बोरो कर रहे हो। वो कहता नहीं मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है, मैं लिए बिना बगैर नहीं जाऊँगा। और आसमान से बहुत सारी बिजली गिर रही होती है और ये मतलब वो क्या बोलते हैं मोर राजकुमार के ऊपर यानी हुआन के ऊपर ही गिर रहा होता है। और हुआन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, वो सोच रहा होता है कि बस बिजली को रोकने वाला वो जुआनवू शिल्ड मिल जाए। फिर उसे वो जुआनवू शिल्ड मिल जाता है और दौड़ के जाकर उस जुआनवू शिल्ड को उठा लेता है। ये सभी लोग इससे लड़ाई करते हैं। वो कहता है कि अब बिजली गिरे अब मैं संभाल लूंगा। जैसे बिजली गिरता है वो उसे बिजली को भी उसी शिल्ड से रोक देता है। यहाँ पे हुआन की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि बार बार बिजली से मार रही होती है और ये तीनों लोग मिलकर इसे लड़ाई कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फूचेंग भी यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि ये क्या है, ये तो बिजली को रोकने वाला शिल्ड है जो इसके हाथ में आ गया है। तो वो भी उन लोगों के ऊपर हमला कर रहा होता है, मतलब जो हुआन होता है उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजिंग जो होता है ना उसे भी ये सारी चीज़ें मिल जाती है, खबर चल जाती है क्योंकि वो उसे बिजली का झटका दिखाई दे रहा होता है। वो वहाँ पे आता है तो देखता है कि हुआन कैसे उस बिजली के झटकों को रोक रहा है। तभी हम देखते हैं कि जो फूचेंग तलवार होता है वो आकर हुआन को मार देता है, जिससे कि बिजली का झटका रोकने वाला वो जो शस्त्र होता है वो वहीं पे गिर जाता है। और यहाँ पे इन बीच में जाती है, उस शस्त्र को उठाकर दे देती है मतलब यांगशुआन को और कहती है कि ले जाकर इसे इसकी सही जगह पे रख दो, और वो वहीं पे बीच में फंस जाती है, जिससे बिजली का झटका जो है उसके ऊपर पड़ रहा होता है। लेकिन फूचेंग आकर उसे रोक रहा होता है, मतलब फूचेंग तलवार जो होता है वो आकर उसका शिल्ड बनता है। तभी हम देखते हैं इस समय सही समय पे गुजिंग वहाँ पे आ जाता है और वो अपने तलवार से उस बिजली के झटकों को रोक लेता है। यहाँ पे इनका हाथ पकड़ा होता है और बिजली का झटका जो लगातार उसके ऊपर गिर रहा होता है वो गुजिंग के तलवार से रुका होता है, मतलब गुजिंग उसे अपनी तलवार से रक्षा कर रहा होता है। और जैसे ही बिजली का झटका रुकना मतलब बंद होता है, गुजिंग उसे वहां से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम राजकुमार हुआनियो को देखते हैं। हुआनियो जो होता है यांगशुआन का पैर पकड़ लेता है, कहता है कि प्लीज बिजली के झटकों को रोको। तभी हम देखते हैं हैंगी आता है और उसे एक लात मार के वहां से यांगशुआन को लेकर भाग जाता है। और यहाँ पे हुआन का तो हालत खराब, क्योंकि बिजली के झटके बहुत ज्यादा इसके ऊपर पड़े होते हैं और इसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। कहते हैं कि प्लीज कोई तो इन बिजली के झटकों रोको। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे शस्त्र आ जाते हैं, उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पे इन कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो गुजिंग कहता है क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस ये थोड़ा पुराना दर्द है और ठीक हो जाएगा, और उसके बाद बेहोश हो जाती है। जो गुजिंग होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं जा रहा हूँ, इसे देखता हूँ, तब तक तुम लोग देख लेना। जैसे ही वो उसे लेकर जाता है तो वो मुस्कुरा रही होती है और आंख मारकर बताती है यांगशुआंग से कि ये सब नाटक था, तुम लोग अपना देख लो। यांगशुआंग जो होती है उसके हाथ में थोड़ा सा चोट लगा होता है, तो होंगी उसके लिए दवाई देता है और कहता है कि ये लो दवाई और अपने आप ही लगा लो, तुम भी क्या क्या करती रहती है। और वहां से चला जाता है। यांगशुआंग दवाई पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब मुस्कुराने लगती है कि चलो होंगी के दिल में भी मेरे लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सॉफ्ट कॉर्नर तो है। गुजिंग इन की देखभाल कर रहा होता है और कहता है कि तुम ठीक तो ना, दिखाओ कहाँ चोट लगी है तुम्हें। तो इन जो होती है वो इधर उधर हाथ पे दिखाती है, फिर छोटा सा कट लगा होता है, कहती है कि ये। तो वो कहता है कि अच्छा ये पुराना घाव है। वो कहती है कि हाँ ये पुराना घाव है, इसी की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो कहता है कि अच्छा अच्छा ये दर्द है, घाव है, तो दवाई तो लाना पड़ेगा। लेने के लिए चला जाता है। इन कहती है जल्दी आना, तो वो दवाई लेकर आता है और कहता है कि ये लो दवाई पी लो। वो कहती है लेकिन ये तो कड़वा होगा ना। तो वो कहता है कि अरे पियो तो सही। तो वो पीती है तो वो बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सूप होता है। वो कहती है कि ये कैसे। वो कहता है कि अनमरी में एक नाशपाती का पौधा है, मैंने उसी से बनाया है और ये अच्छा सूप है ना। वो कहती है कि हाँ। और वो जरा सा सिर में दर्द हो रहा है, तो वो कहता है कि दर्द इन तुम ना ये नाटक वाटक मत किया करो, ये सब क्यों करती हो तुम। वो कहती है कि बस इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है या नहीं। वो कहता है कि है ना, तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है एक छोटी बहन की तरह। वो कहती है कि नहीं वो नहीं, स्पेशल वाली जगह जो कि तुम्हारे दिल में प्यार है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरे लिए प्यार है। तो गुजिंग कहता है कि नहीं प्यार नहीं है तुमसे। वो कहती है कि है, क्योंकि जब मैं मुसीबत में पड़ी थी तो तुम मेरी मदद के लिए आए थे और तुम्हारी आंखों का वो स्नेह गलत नहीं था। वो कहता है कि हाँ गलत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन एक छोटी बहन की तरह। बाकी तुम्हारे लिए मेरे दिल में रोमांटिक
गिल्टी वाली कोई फीलिंग नहीं है। वो कहती है कि है तुम्हारे दिल में। तब गुजिन कहता है कि अच्छा अभी बहुत हो गया, अभी आराम कर लो, मैं चलता हूँ और हाँ मेरे हॉल में चले जाना, वहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन रखे हैं, वहाँ से चला जाता है। इन जो होती है वो कहती है कि इसके दिल में प्यार तो है, बस वो स्नेह वाला धागा जब मैं वापस लेकर आ जाऊंगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद से सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है गुजिंग अपने बेड पर लेटा होता है और वो याद करता है कि कैसे इन उसके करीब आ रही थी। तभी उसकी आँख खुलती है और कहती है कि यही ना, इसके दिमाग में हमेशा बस बकवास चलता रहता है, इसकी वजह से मेरा दिमाग भी खराब हो गया, कैसी कैसी बातें सोचता रहता है। छोड़ो ये सब, मुझे अच्छे अच्छे खाने के बारे में सोचना चाहिए, डिलीशियस फूड, डिलीशियस भुना हुआ मछली, भुना हुआ चिकन वगैरह वगैरह कह के सोता है। फिर उसको सपने में आता है कि वो कैसे लेग पीस और चिकन वगैरह खा रहा है, लेकिन इन उसे खिला रही है बड़े प्यार से। वो कहता है कि ओहो मेरा दिमाग तो पूरी तरीके से खराब हो गया है, बार बार इनके बारे में सोचता रहा हूँ। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है स्वर्ग लोक का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं लैंगफेंग राजा होते हैं और वहीं पे राजकुमारी हुआसुन से मिलने के लिए हुआशु कहती है कि राजा लैंगफेंग आपने मुझे बुलाया, तो वो कहते हैं कि हाँ क्या आप इस टोकन को पहचानती हैं। हुआशु कहती है कि जी मैं अच्छे से जानती हूँ। वो कहते हैं तो फिर आपको पता है ये टोकन कहाँ मिला। वहाँ जो है वो आर्मरी हॉल में गया था और वहाँ से उसने कुछ शस्त्र चुराने की कोशिश की जिसमें ये मुझे मिला था। तो वो बोलती है हुआशु मुझे पता है क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है और वो हमारे मोर वंश का राजकुमार है, सबसे बड़ा राजकुमार है और वो हमारे मोर वंश के लिए कुछ करना चाहता है। हालांकि उसकी जो प्रगति है वो आगे नहीं बढ़ी है, मतलब वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मैं खड़े खड़े उसको मरता देखूं। उसे एक अमर शस्त्र चाहिए था जिसके लिए मैंने उसे ये टोकन दे दिया। तो वो कहता है कि लेकिन आपको पता है ना आपने गलत किया, लेकिन अगर उसके पास कोई मतलब वो नहीं है, प्रगति नहीं है, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो वो आगे कैसे बढ़ सकता है। हाँ उसे आगे बढ़ना है तो उसे मेहनत तो करनी चाहिए ना, वो मेहनत करके सब कुछ पा सकता है, लेकिन वो बिना मेहनत के आप उसे सब कुछ दे देंगे तो ये तो गलत है। राजकुमारी हुआशु कहती है राजा लैंगफेंग क्या आप मुझे सजा देना चाहते हैं। राजा लैंगफेंग जाके अपने सीट पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है फिर मैं आपको सजा देता हूँ कि आपको सॉरी का पत्र लिखना होगा हमारे मतलब शस्त्रगाह के लिए कि आपने आपसे जो गलती हुई आप उसके लिए क्षमा चाहती हैं। राजकुमारी हुआशु कहती है कि ठीक है जैसी आपकी इच्छा। और वैसे राजा लैंगफेंग आप सच में बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे हैं, काफी अच्छा निर्णय लेते हैं आप, देखा जाए तो आप अपने परिवार और किसी को कुछ नहीं समझते हैं। राजा लैंगफेंग कहते हैं कि मैं सीट पे जिस सीट पे हूँ वहां पे मैं लोगों की सेवा करने के लिए बैठा हूँ, मैं ऐसे लोगों का उद्धार करता रहूँ, अगर मैं सबका पक्ष लेता रहूँ अपने लोगों का तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा, जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो गुजिंग होता है ना वो जाता है मिलता है फुचेंग से, मतलब फुचेंग तलवार से। फुचेंग तलवार आराम से लेता होता है, उससे कहता है कि फुचेंग, वो कहता है कि जी मालिक आप यहाँ पे मिलने आए मुझसे, क्या 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 हो गया, कुछ गलती तो नहीं हो गई। वो कहता है कि चलो अब बता दो जल्दी से कि वो जो वुटोंग पेड़, जिस पेड़ को मैं ढूंढ रहा था वो कहाँ है। फुचेंग कहता है कि मैंने आपसे बताया था ना कि मैं वुटोंग वृक्ष के बारे में नहीं जानता। वो कहता है कि अच्छा नहीं जानते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे इन आ जाती है, कहती है कि क्या हुआ फुचेंग कोई बात है क्या। तो वो यहाँ पे जो गुजिंग होता है वो बताता है कि मैंने वुटेंग ट्री को ढूंढ लिया, और वो बताता है कि कल रात को जब बिजली के झटके तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे और फुचेंग तुम्हारा वो कर रहा था, तुम्हारा रक्षा कर रहा था, उस वक्त मैंने वो मतलब वो जो शस्त्र पे मतलब वुटोंग ट्री पे जो चिन्ह होता है ना वो वहाँ पे देखा था। तो फुचेंग बताता है कि दरअसल बात यह है ना कि मैं वुटोंग ट्री से ही बना हुआ हूँ और लकड़ी का तलवार हूँ, और जब वो इनकी एक सार मेरे ऊपर पड़ी था तो मेरा जो अमृत सार था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया, मतलब मैं इनके उस पे सोल पे ही जीवित हूँ, अगर आप मुझसे वो सोल ले लेंगे तो मैं मर जाऊंगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसी डर से मैंने आपको नहीं बताया कि अगर आप मेरी वो सार ले लेते तो मैं कैसे जिंदा रहता। तब जाके जो इन होती है वो कहती है कि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तो गुजिन कहता है कि नहीं तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, तो छोटा सा काम है मैं कर दूंगा। और गुजिन कहता है कि अब मुझे आप उस पेड़ को दिखाओ। वृक्ष को दिखाता है फुचेंग। तो फुचेंग के वृक्ष को देखकर जो गुजिंग होता है वो क्या करता है, अपना जादू कुछ मतलब जादू करता है, जिससे क्या होता है कि गुजिंग से एक जादू निकलता है और फुचेंग तलवार का जो वो बूटम ट्री होता है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और वो आत्मा के सार को ले लेते हैं। गुजिंग कहता है कि मेरा काम पूरा हुआ, और फिर इनके तरफ देखता है तो इन कहते हैं कि हाँ बताओ ना क्या बात है। वो कहता है कि कुछ नहीं, तुम फुचेंग को मेरी तरफ से धन्यवाद बोल देना, और वहां से चला जाता है। फुचेंग कहता है कि क्या हुआ, इन तुम्हें तो उसका पीछा करना चाहिए क्योंकि तुम तो उसे पसंद करती हो ना। तो इन कहती है कि नहीं मैं उसका पीछा नहीं कर सकती क्योंकि उसे पसंद नहीं कि कोई उसके पीछे आए। जिसके बाद से हम देखते हैं मोर कबीले के राजा और राजकुमारी हुआशु के बारे में, जहाँ पे मोर कबीले के राजा हुआशु से कहते हैं कि तुम्हारा भाई फिर से फेल हो गया। वो कहती है कि हाँ मेरे भाई की किस्मत खराब है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं और जगह पे जाऊंगी, ढूंढूंगी और उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। राजा कहते हैं कि देखो हुमायूं जो है ना वो जो कुछ भी करता है उसमें कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो उसके लिए हमें कुछ और करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसकी शादी ना किसी ऐसे व्यक्ति से कराना चाहिए, ऐसे लोग में कराना चाहिए जो लोग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो। और हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी भी अब राजा लैंगफेंग से नहीं हो सकती। तो वो पूछती है कि
पिताजी ऐसा क्यों? वो कहते हैं क्योंकि एक व्यक्ति है, एक राजकुमार है, उसके साथ मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, उनकी शक्ति अगर हमारी शक्तियों के साथ मिल जाएगी तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। राजकुमारी हुआसू कहते हैं लेकिन पिताजी अगर हमें उनकी शक्तियों को अपने साथ मिलाना है तो उनको साथ लाने के लिए कुछ और भी तो कर सकते हैं, कोई जरूरी तो है उनसे शादी ही करना पड़े। राजा कहते हैं कि शादी करना हो सकता है। वो कहती है कि लेकिन पिताजी आपको पता है ना कि वो जो राजकुमार, जिस राजकुमार से मेरी शादी की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चुलबुले स्वभाव का है। मतलब बहुत सारी राजकुमारियाँ उसके पीछे पड़ी हैं और वो बहुत ज़्यादा रंगीला है। वो कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वो इतना खतरनाक, मतलब इतना ज़्यादा बुरा थोड़ी ना है। हाँ माना उसका स्वभाव थोड़ा रंगीला है, बहुत सारी औरतों को रखना, लेकिन ये तो स्वाभाविक सी बात है। एक राजा जो होता है बहुत सारी पत्नियों को रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो। आप उससे शादी कर लेंगे तो मुझे पता है कुछ ही सालों में, 1 से 1.5 साल के अंदर आप उसके ऊपर नियंत्रण पा लेंगी और उनके राज्य को भी संभालने लगेंगी, जिससे हमारी राज्य की शक्तियाँ और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाएंगी। तो मुझे लगता है आपके लिए ये सब सही रहेगा। राजकुमारी हुआ तो कहते हैं लेकिन पिताजी मैं ऐसा नहीं चाहती, और वहाँ से गुस्से के कारण चली जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे बुरा लग रहा होता है कि पिताजी उसकी शादी कहीं और करा रहे हैं। इसके बाद से हम देखते हैं राजकुमारी हुआ जो होती है अपने कमरे में होती है और हम देखते हैं कि राजकुमारी हुआ अपने कमरे में बैठी होती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है कि मुझे उस तीसरे राजकुमार से विवाह नहीं करना, मतलब चाहे कुछ भी हो वो अच्छा नहीं है यार, ये सब सोच रही होती है। उनकी नौकरानी आती है और कहती है कोई आपसे मिलने के लिए आया हो। वो कहती है कि नहीं मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो वो कहती है कि लैंगफेंग है। तो वो कहती है ठीक है अंदर भेजिए। राजा लैंगफेंग आते हैं और कहते हैं कि शुरू है तुम ठीक तो हो ना? तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे आपको मेरी चिंता करने की क्या आवश्यकता। वो कहते हैं कि देखो इतने सालों से, इतने वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ, आज तक कभी छुट्टी नहीं ली, लेकिन मैंने पहली बार छुट्टी लिया हुआ शो तुम्हारी देखभाल करने के लिए, मतलब तुम्हारी हालचाल पूछने के लिए। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं थोड़ी सी परेशान हूँ बस इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो तीसरे राजकुमार से मेरा विवाह तय कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे कह सकती हो, मतलब मेरी और तुम्हारे पिताजी से तो बात हो चुकी है हमारी शादी की। राजकुमारी हुआ कहती है कि राजा लैंगफेंग आपसे शादी कराने के लिए मेरे पिताजी तैयार तो हुए थे, लेकिन अभी इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और मेरे पिताजी जो है वो मोर वंश को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप उसमें हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरे पिताजी नहीं चाहते कि मेरी शादी आपसे हो, इसीलिए वो मेरी शादी तीसरे राजकुमार से करवा रहे हैं। वो कहते हैं लेकिन तुम्हें रोकना होगा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? वो कहती है कि हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पिता की बातों को नकार दूँ, और मैं अपने पिता के बातों को नहीं नकार सकती। वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। वो कहती है नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप अभी भी इन सबको रोक सकते हैं। आपको एक काम करना है, जो सम्मेलन होने वाला है उसमें आपको मेरे भाई को एक अच्छी सी पदवी देनी होगी, मतलब देवताओं के पद में उसका भी चयन कराना होगा। वो कहते हैं कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात सही है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने काम के साथ ईमानदारी ना बरतूं और अपने काम के साथ बेकार करके अपने सभी काम को बुरा करके और मैं तुम्हारे भाई का चयन कर दूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो राजकुमारी हुआ कहती है तो फिर ठीक है, फिर बहुत हुआ, हम लोग का अब निपटारा हो गया, अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। तो जो राजा लैंगफेंग होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, एक काम करो तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सैड भी होते हैं। राजकुमारी हुआ जो होती है उनके जाने के बाद राजा लैंगफेंग का दिया हुआ वही पाउच, मतलब जो बैग वैग होता है उसे लेकर बैठ जाती है और सैड हो जाती हैं। सीन कट होता में दिखाया जाता है राजा लैंगफेंग जो होते हैं अपने सीट पे बैठे होते हैं और वहाँ पे लेडी होंगशो होती है। लेडी होंगशो कहती है कि ये वर्षों से कभी ऐसा सम्मेलन हुआ नहीं है, तो ये जो सम्मेलन होने वाला है वो शायद पहली बार होने वाला है, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। राजा लैंगफेंग कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ देख लिया है और कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। लेडी होंगशो कहती है कि मैं भी ऐसे ही उम्मीद करती हूँ कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो इन होती है वो ड्रेस लेकर जाती है गुजिंग का और उसके नौकर से देती है, तो नौकर बताता है कि जो हमारे राजा हैं, मतलब जो गुजिंग है वो यहाँ पे अभी है नहीं फिलहाल हमारे मालिक, और जल्दी आ जाएंगे। इन कहती है ठीक है ये ड्रेस उसे दे देना, बता देना हारमरी हॉल से इन आई थी। जिसके बाद से वहाँ से निकलती है तो लेडी होंगशो को हम देखते हैं वहाँ से निकल रही होती हैं और वो जाकर इनसे मिलती हैं। मतलब वो रास्ते में टकरा जाती है तो कहते हैं इन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ आर्मरी हॉल में। तो लेडी होंगशो कहती है कि लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मतलब हेवनली पैलेस में आने की, और तुम गुजिंग से जरा दूर ही रहना तो बेहतर होगा। इन कहती है कि लेकिन मेरा उससे दूर रहना बेहतर क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना मैं उसकी छोटी बहन की तरह हूँ, वो मेरे बड़े भाई की तरह है। हम देखते हैं कि राजकुमारी हुआ यहीं से गुजर रही होती है और ये इन दोनों की बातें सुन लेती है, जहाँ पे इन कहती है कि वो तो मेरे बड़े भाई की तरह है। तो यहाँ पे जो लेडी होंगशो होते हैं वो कहती है कि मुझे मत समझाओ, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है। तो वो कहती है कि हाँ इसमें बुरा क्या है, वैसे भी मैं जानती हूँ वो एक दिव्य भगवान है, मतलब वो रियल का गॉड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे दूर हो जाऊँ। हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ और ये उसके ऊपर निर्भर करता है ना वो हाँ कही या ना। लेडी होंगशो उसे सुनाने वाली होती है, लेकिन इन उन्हें सुना कर चली जाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि राजकुमारी वसु जो होती है अपने कमरे में जाती है। नौकरानी कहती है कि क्या आपको पता था कि वो रियल में गॉड है? तो वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता कि जो गुजिंग है वो रियल में गॉड है तो मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती और मैं उसे अपना बना ही लेती। लेकिन हाँ हालांकि मुझसे अब गलती हो गई है, लेकिन हाँ मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। वो कहती है कि लेकिन राजा लैंगफेंग भी बहुत अच्छे हैं, आपके द्वारा समर्पित है। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है राजा लैंगफेंग मुझे प्यार करते हैं, मुझ पर समर्पित है, लेकिन फिर भी मुझे वो समर्पण नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि वो इंसान हर तरीके से मेरा साथ दे हमारे मोर वंश को आगे बढ़ाने में, और मोर वंश को आगे बढ़ाने में मेरी मदद जो है वो गुजिंग कर सकता है। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। नौकरानी कहती है लेकिन पहले आपके साथ जो कुछ भी हुआ है क्या वो आपका साथ देंगे? वो कहती है कि हाँ नहीं देंगे, लेकिन हाँ मुझे अपनी जो पदवी है वो आगे तो बढ़ानी होगी, और वो कैसे हो सकता है ये मुझे अच्छे से पता है। सीन कट होता हम देखते हैं लेडी होंगशो को जो कि अपने कमरे में बैठी होती है और वहाँ पे जाती है राजकुमारी हुआसु और उनके सामने ढेर सारा तारीफ करती है गुजिंग का। कहती है कि
नज़रों में एक आदमी है यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ इस पैलेस में जो कुल होने वाला है ना, जो क्या समारोह होने वाला है, उस समारोह में आपकी मदद के लिए मेरे पास एक व्यक्ति है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, आज्ञाकारी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी तारीफ करती है। लेडी होंगचो कहती है कि जरा बताइए तो आप किसके बारे में बात कर रही हैं? तो राजकुमारी हुआसो कहती है कि मैं बात कर रही हूँ गुजिंग के बारे में। गुजिंग जो है ना, वो यहाँ पे काम करता है और बहुत ज़्यादा अच्छा है, वगैरह वगैरह। लेडी होंगचो कहती है कि देखिए, आप एक राजकुमारी है और आपको ऐसे ताक झाक करना पसंद नहीं है। मुझे पता है कि आपको सीढ़ी चढ़नी है, आगे बढ़ना है बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप मेरी तेलपानी कर रही हैं, मतलब मेरे सामने आके बटर लगा रही हैं, मक्खन लगा रही हैं, लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक राजकुमारी, आपको ये शोभा नहीं देता। राजकुमारी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। वो कहती है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें डांटूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे मोर वंश में कोई परेशानी हो तो बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। राजकुमारी हुआसो को डांट के वहाँ से वापस भेज देती है। राजकुमारी हुआसो वहाँ से चली जाती है। तो लेडी होंगचो कहती है कि हालांकि राजकुमारी देखो, तुम मेरे भगवान के लिए सूटेबल तो नहीं हो, मतलब उनके लिए तुम भी सूटेबल नहीं हो, लेकिन हाँ, जब इनको दूर करना है तो मुझे तुम्हारी मदद तो लेनी होगी, मतलब देखा जाए तो मुझे तुम्हारा उपयोग करना होगा। और सीन यहीं पे कट होता है, मतलब एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय और टेक केयर। और हाँ, अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जाओ। ओके बाय।